हेलो बच्चों। चलो, लास्ट क्लास में हमने अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर दी थी, वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। मतलब जब लिक्विड और सॉलिड क्या हो? इक्विलिब्रियम में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूँ पहली डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which solid and liquid phases are in equilibrium is known as freezing point, FP। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन बोलूँ, दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। समझ में आया? तो हम दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब यहाँ पे क्या होगा? H2O, जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया मैंने लिक्विड और H2O सॉलिड, वो दोनों क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में। या फिर अगर मैं उल्टा बोलूँ, सॉलिड से मुझे अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बात तो दोनों की है। तो अगर H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो, दोनों क्या इक्विलिब्रियम होता है। ऐसी रिएक्शन को मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो बताओ ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना मतलब आपको हीट देनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? एंडोथर्मिक। कैसे हो जाएगी? एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना है? T1। मान लिया मैंने फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? T1 है। चलो, अगर मैं हीट करूँगा, हीटिंग करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो T को मैंने एक टेम्परेचर है उसको T1 से ज़्यादा कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। रिएक्शन जाएगी आपकी फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगी तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? इंक्रीज। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ मतलब टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो T इज लेस देन T1 हो जाएगा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब सॉलिड में। तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड जाएगी तो सॉलिड का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब किसका अमाउंट बढ़ेगा? आइस का अमाउंट। तो बोल सकता है अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम इस चैप्टर में बार बार वर्ड यूज करेंगे हम, कूलिंग। ठीक है। चलो, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने ग्राफ देख ही लिया था। चलो मैं ग्राफ समझता हूँ फेज डायग्राम से। ठीक है। जो ग्राफ था कुछ इस टाइप का था। ये क्या था हमारा? सॉलिड। और ये हो गया लिक्विड। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये चाहिए जो ग्राफ बनाया मैंने वो किसके लिए बनाया? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। ठीक है। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? T0F, क्योंकि अभी क्या है? सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में। अब सॉल्यूशन बना देंगे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने बोला था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। कर्व आ गया मान लो ये।
कर्व कहीं यहाँ कहीं कट करेगा, ये जो कर्व बनाया वो किसके लिए हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पे ऐसा ये कर्व किसके लिए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? चलो, ऊपर वाला हो गया सॉल्वेंट के लिए, नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी एफ या टी नॉट एफ, टी एफ। तो आपको यहाँ से देखने से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में घट गया हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा टी एफ। क्लियर है? तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा टी एफ है वो क्या है, कम है टी नॉट एफ से, मतलब डेल्टा टी एफ को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अच्छा, डेल्टा टी बी में क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी था, वहाँ पे बढ़ गया था और यहाँ पे घट गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो, अब अगर मैं इसको थ्योरेटिकली समझूँ कि थ्योरेटिकली आपको कैसे बताऊँ कि मैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा है वो घट जाएगा। चलो, अब जैसा कि मैंने बोला आपको बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने समझाया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था हमारा वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट रहा था तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर घट रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। लेकिन अगर इसको समझाना है मुझे तो इसको कैसे समझाना? अच्छा, जैसे कि मान लो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे पहले वो पास पास थे, केवल जब प्योर सॉल्वेंट था। जैसे हम सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट। अब क्या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्शन होगा? नहीं। अब क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। और फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। और सॉलिड अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है मतलब पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, पास पास, पार्टिकल क्या आ रहे हैं, पास पास। और जो अभी हमने बोला है हमारा सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब पार्टिकल किसके पास पास आएंगे, सॉल्वेंट के। अब जब केवल प्योर सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में पहले से टच कर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच में क्या आ गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर आ गए तो क्या अब वो उतनी जल्दी आसानी से पास पास आ पाएंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स? नहीं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। समझ में आया? अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, तब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन में आ पाएंगे और फ्रीज हो पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आई कि हमने इसको समझा थ्योरेटिकली, ये हमने समझ लिया ग्राफ के थ्रू। चलो, अब मैं वापस को थर्मोडायनामिक के थ्रू समझाऊंगा। तो थर्मोडायनामिकली मैंने पहले बताया था, ऐसे इसको समझा था। थर्मोडायनामिकली अब पता होगा क्या क्या। एक तो हमारा सॉलिड होगा, सॉलिड मतलब जैसे आइस वगैरह मान लो, सॉलिड की एंट्रोपी। एक होगा हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट की एंट्रोपी, और एक क्या होगा, सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, सॉलिड की तो सबसे कम हो गई, क्योंकि दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो सॉलिड की तो सबसे कम हो गई। और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में मैंने पहले बताया सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए। दोनों किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड की तो सबसे कम और लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी। चलो, फिर से वही मैंने यहाँ पे एंट्रोपी ले ली, 3 लाइन खींच दी, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। सबसे कम किसकी है, सॉलिड की, तो ए मान लिया मैंने एस सॉलिड की एंट्रोपी है। उसके बाद किसकी ज़्यादा है, सॉल्वेंट की, तो ए मान लिया सॉल्वेंट की है। और सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो ये हुई है सॉल्यूशन की। क्लियर है? चलो, अब मुझे क्या करना, फ्रीज करना, मतलब सॉल्वेंट को किस में कन्वर्ट करना, सॉलिड में, और सॉल्यूशन को भी किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलूँगा, डेल्टा एस सॉल्वेंट। इसको क्या बोलूँगा, ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आपको इसमें यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि डेल्टा एस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्वेंट। अब डेल्टा एस का
फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस बराबर था डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एस ये क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन। वहाँ पे हमने क्या बोला था, डेल्टा एस वेपराइजेशन। तो यहाँ पे बोलूँगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, और टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट। टी क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। चलो अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि जो डेल्टा एच फ्यूजन है वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के केस में, दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि फ्रीज किसको होना है, सॉल्वेंट को। अब सॉल्वेंट को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, और सॉल्यूशन में भी, सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो हमारा पहले से ही सॉलिड है, तो कन्वर्ट इसमें भी किसको करना है, सॉल्वेंट को। मतलब इसमें जो डेल्टा एच होगा, इसमें जो डेल्टा एच होगा, मतलब डेल्टा एच दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर डेल्टा एच सेम है तो डेल्टा एस फ्यूजन किसका ज़्यादा है, डेल्टा एस फ्यूजन किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन डेल्टा एस और टी में क्या डिफरेंस हो जाएगा, मतलब रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेल्टा एस सॉल्यूशन ज़्यादा है तो टी, मतलब मैं बोल सकता हूँ टी एफ किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए, और टी नॉट एफ किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए। तो इनमें क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। मतलब इसका क्या हो गया, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया। क्लियर हुआ। चलो ये हमने थर्मोडायनामिक समझ लिया। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब थ्योरेटिकली ग्राफ से, और हमने थर्मोडायनामिकली तीनों पॉइंट से समझ लिया। अब हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। अब हम फॉर्मूले के डेरिवेशन पे आया, तो हमने बोला था जो हमारा डेल्टा टी एफ होगा, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, मोलरिटी पर। मैंने बोला सेम मिरर इमेज होगी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट। तो उसको बोल सकता हूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। पहले से मैंने एक आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पहले भी बताया था मैंने, आई से मल्टीप्लाई कर देना। आई क्या था, वांट ऑफ फैक्टर, एम क्या है, मोलरिटी, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ क्या है, कांस्टेंट। और वहाँ पे क्या था हमारा के बी, यहाँ पे क्या था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल आई इंटू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, वो तो पहले ही बता दिया था। ये हमारा जब ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा, तब आई इज इक्वल टू क्या था, 1। और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम। के एफ क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ फिर से, वेयर के एफ क्या है, के एफ is a constant for solvent known as Kb को क्या बोला था हमने, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, उसका एक और नाम था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आया। चलो अब मैं आ रहा हूँ डेफिनेशन। तो के एफ की डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन के लिए मैंने क्या बोला था, अगर आई को मैं 1 पुट कर दूँ, मोलरिटी को 1 पुट कर दूँ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ। तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगी डेफिनेशन, जैसे वहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, के बी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द मोलल एलिवेशन, वो क्या था, हाँ सॉरी, के बी की डेफिनेशन थी मोल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तक मैं बोलूँ के एफ इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। यूनिट की बात करूँ, के एफ की यूनिट तो सेम ही हो जाएगी, के एफ की। डेल्टा टी एफ की यूनिट थी डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, सेम ही रहेगा। तो उसकी यूनिट क्या थी, केल्विन केजी पर मोल, या फिर दूसरी यूनिट क्या थी, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। समझ में आया।
चलो अब मैं बोलूँ वैल्यू, तो के एफ क्या हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला था, तो वो तो मैं आप लाइन लिख लेना, के एफ इज अ कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो के एफ का के बी का फॉर्मूला क्या था, बस सेम फॉर्मूला है आर, वहाँ पर था टी नॉट बी, तो यहाँ पर जाएगा टी नॉट एफ का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू वहाँ पर था डेल्टा एच वेपराइजेशन, यहाँ पर जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर है, वहाँ पर के बी का फॉर्मूला था आर इंटू टी नॉट बी एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, यहाँ पर जाएगा फ्यूजन। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, चलो अब अगर मैं बोलूँ के एफ ऑफ वाटर, आपको याद कर लेना के एफ ऑफ वाटर कितना होगा, जैसे के बी कितना था, के बी था आपका 0.52 केल्विन के जी पर मोल, के एफ कितना होगा, के एफ होगा आपका 1.86 केल्विन के जी पर मोल। तो यह वैल्यू याद कर लेना वाटर के लिए। पहले भी मैंने बोला वाटर के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए। क्लियर है, जैसे हमने बोला था कि वाटर का पीएच, वाटर की डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट होता है, कलर, ऑर्डर, जो भी है सब कुछ याद होना चाहिए, के बी, के एफ, ठीक है, के डब्ल्यू। चलो अब हम आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर, तो आप लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लोग नोट करो, पहला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 solution. Sorry, calculate freezing point of a solution obtained by dissolving 28.4 gram Na2SO4 having degree of dissociation आप शॉर्ट में अल्फा भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन दोबारा सुन लो। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूँ Na2SO4 के लिए I निकाल लेता हूँ। अच्छा N की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप पता है 2Na प्लस SO4 माइनस 2 डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, तो N की वैल्यू होगी 3। अल्फा आपको दिया है कितना 75%, मतलब 75/100 मतलब कितना जाएगा 3/4। चलो I का फॉर्मूला था 1 डिसोसिएशन किस 1 + n - 1 इंटू अल्फा, तो 1 + n की वैल्यू 3 - 1 इंटू 3/4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो आ जाएगा 3/2 + 1 मतलब 5/2। क्लियर है, चलो अब आपसे मैं निकालूँ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ H2O इन kg। तो मोल्स कैसे निकालूंगा, वेट दिया मैं, वेट कितना दिया 28.4 अपॉन मोलर मास ऑफ Na2SO4 का मोलर मास होगा 142, ये आ गया मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा दिया 200 ग्राम, लेकिन हमें किस में चाहिए kg, तो ऊपर हो जाएगा 1000। क्लियर है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 और हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 से 2 1, तो मोलैलिटी हुई 1। चलो अब हमारा डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा आई इंटू के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू कितनी है हमारी, आई की वैल्यू है 5/2, के एफ 1.86 और मोलैलिटी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका हो जाएगा 0.93 इंटू 5, 0.93 इंटू 5 मतलब 4.65, ये आ गया डेल्टा टी एफ। अब मैं वैल्यू फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर था T0F माइनस TF, ठीक है। डेल्टा TF कितना आपको क्या बताना है TF, तो TF बराबर हो जाएगा
टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अगर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ 0 माइनस 4.65, दैट इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा माइनस 4.65 डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन में लोगे तो कितना लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या हो सकता है आप 273 माइनस 4.65 मतलब हो जाएगा 268.35 केल्विन। क्लियर है, तो यह आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में, हो जाएगा केल्विन में। क्लियर है। अच्छा चलो मैं दोबारा से एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको। डेल्टा टी बी बराबर क्या था टी बी माइनस टी नॉट बी। मतलब मैं बोलूँ डेल्टा टी बी और टी बी में रिलेशन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हो सकता हूँ डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी बी के। अच्छा डेल्टा टी एफ क्या है, उल्टा है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ और टी एफ में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा टी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी एफ के। ये समझ में आया। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए है आपका 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन और ये आपका 0.1 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर। तो देखो राइट प्लेस इन ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर बताना है। पहला क्वेश्चन है आपको RLBP का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा पार्ट है आपका डेल्टा टीबी, थर्ड पार्ट है टीबी, फोर्थ पार्ट है डेल्टा टीएफ और फिफ्थ पार्ट है टीएफ। इनको आपको ए और बी में बताना है। चलो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मैं अगर NaCl के लिए आई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि NaCl किस में टूटेगा Na प्लस और Cl में। यूरिया के लिए आई क्या रहेगा 1। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, I इंटू XB, और जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो मोल्स तो दोनों के सम होंगे क्योंकि मोलैलिटी क्या है सेम, लेकिन इसका I कितना है 2, NaCl का I है 2, तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल। तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, जिसका I इंटू XB ज़्यादा होगा। तो I इंटू XB किसका ज़्यादा हो जाएगा, NaCl का। तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा B से। चलो अब आए डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला तो क्या था, I इंटू KB इंटू M। तो KB तो दोनों में सेम होगा, दोनों के लिए M भी दोनों का सेम है। डिपेंड किस पे करेगा, I पर। जिसका I ज़्यादा उसका डेल्टा टीबी ज़्यादा। I किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा हो जाएगा B से। क्लियर। अब मैंने बोला डेल्टा टीबी और टीबी में रिलेशन क्या है, डेल्टा और टीबी में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका डेल्टा टीबी ज़्यादा है उसका टीबी भी ज़्यादा होगा, ये भी सेम आ जाएगा। डेल्टा TF इसका भी फॉर्मूला क्या है, I इंटू KF इंटू M। तो KF तो दोनों के लिए क्या जाएगा सेम, M भी दोनों का क्या है 0.1। तो जिसके लिए I ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा TF ज़्यादा होगा। तो I इसका ज़्यादा है तो डेल्टा TF भी A का ज़्यादा होगा 20 से। और डेल्टा TF और TF में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बोलूँ अगर ये उल्टा हो जाएगा, B का ज़्यादा हो जाएगा TF। समझ में आया। चलो अब हमारा अगला टॉपिक है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में OP। क्लियर। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमारी लास्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली है। पहली पढ़ी हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी पढ़ी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और थर्ड पढ़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक और रह जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्लियर है, हेनरी लॉ वगैरह होगा उसमें और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।